बनाना फाइबर्स मतलब क्या, वो उनके कपड़े बनते हैं, कोई और कुछ थैले वगैरह बनते हैं, क्या बनता है? जी जी। अगर हम हिंदुस्तान की, भारत की बात करें तो टेक्सटाइल की हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिक आर्मी की यूनिफॉर्म्स आ गई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गई, एवरीथिंग। यस एवरीथिंग। पहनने में उतना Yes, स्मूथ नहीं yes, होगा, yes. तो इस कारण ये डिफरेंशिएशन बनती रहती है। मैंने आज तक कभी, मेरे को नहीं पता था कि सिल्क एग्जैक्टली कैसे बनता है। Okay. मतलब आई न्यू कि वो एक इंसेक्ट से बनता है, कोकून से, बट मेरे को उसका लाइव प्रोसेस वहां पर जाके देखने को मिला। ओके। तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कोई भी इंसान अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो उसको बहुत कुछ वहां से सीखने को मिल सकता है। तो अब देखोगे सबसे ज्यादा शॉप्स आपको इन्हीं चीजों की दिखेंगी, राइट? तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एलिगेंस इज द ओनली ब्यूटी दैट नेवर फेड्स। वेल, एलिगेंस वर्ड की बात करें तो क्लोथिंग वर्ड का आना लाजमी है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्लोथिंग वर्ड की बात करें तो कॉटन का आना लाजमी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कॉटन का इतिहास बहुत पुराना है। हमें सबसे पहला कॉटन थ्रेड इंडिया में 4000 साल पहले मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4000 BC के आसपास मिलता है, यानी कि 6000 साल पहले। और डाइड फैब्रिक्स की बात करें तो 2500 BC के आसपास मिलता है, यानी तकरीबन 4500 साल पहले डाइड फैब्रिक्स भारत में, हमारे भारत में बनते थे। उसके बाद हमारा कॉटन, हमारा कपड़ा इतना फेमस हो गया, पूरी वर्ल्ड की मार्केट हमारे क्लोथ्स ने कैप्चर कर ली। एक जो कहते हैं ना फैशन, आजकल फैशन, हम कोई ब्रांड्स की बात करते हैं, तब इंडिया का कपड़ा दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में खासकर, एक सबसे बड़ा, एक नहीं कि सबसे बड़ा ब्रांड था। इंडियन कॉटन इंडस्ट्री डोमिनेटेड द वर्ल्ड मार्केट, इट फ्लडेड द वर्ल्ड मार्केट। फिर अंग्रेज़ों का दौर आया, उन्होंने भी इंडिया के कपड़े में भी अपना कैरियर, कह लीजिए उनका कैरियर भी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने शुरू करवाया। हमारा कपड़ा जाता था, अंग्रेज़ जो है महंगे दामों में बेचते थे। और प्रेजेंट टाइम्स की बात करें कि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2029 आते आते माना जाता है कि ये इंडस्ट्री, इट विल वैल्यू अराउंड 209 बिलियन डॉलर्स। अब टेक्सटाइल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ होशियारपुर के एक प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आकाशदीप चांद जी जुड़े हैं। आकाशदीप चांद जी, आपका हमारे शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर आ सका और आपसे बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आकाशदीप, आप भारत एक टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड एक्सपो हुई है न्यू दिल्ली में, आपने रिसेंटली आप जाकर आए हो वहाँ पर? जी जी जी। बताएंगे हमारे दर्शकों को कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपने क्या क्या देखा, क्या क्या नई उपलब्धियाँ हैं और क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है? जी, तो बेसिकली भारत टेक्स जो है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। जो भी टेक्सटाइल की वैल्यू चेन है, यानी कि फाइबर से लेकर लास्ट फैशन तक, उस सब का एक डिस्प्ले एक सिंगल जगह पर गवर्नमेंट ने ये लास्ट ईयर से करना शुरू किया है। लास्ट ईयर जो भारत मंडपम है, जो जिसे हम प्रगति मैदान के नाम से भी जानते हैं, हाँ जी, तो लास्ट ईयर भी ये वहाँ पे लगा था। तो इस साल भी ये लगा है वहीं भारत मंडपम प्लस ग्रेटर नोएडा में जो इंडिया एक्सपो मार्ट है वहाँ पे। तो ये एक, हम ये कह सकते हैं कि भारत का ये जो सबसे बड़ा एक डिस्प्ले है टेक्सटाइल्स का। आप कुछ भी ले लीजिए, हैंडलूम्स ले लीजिए, आप होम डेकोर ले लीजिए, आप फैब्रिक्स ले लीजिए, कुछ भी जो भी कपड़े आप किसी भी फॉर्म में अपने आसपास देखते हैं, उस सब का एक सिंगल, एक कह सकते हैं एक जगह पे आपको उस सब का एक डिस्प्ले था। वहाँ पे एग्जिबिटर्स आए थे। पिछले साल अगर 2500 थे तो इस साल 5000 थे। 5000? जी, 5000। और 126 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए थे इंडिया में विजिट करने। पिछले साल करीब 100 के आसपास थे, तो इस साल बढ़कर 126 कंट्रीज से आए हैं। और इवन कि मैंने वहाँ पे ये भी देखा कि बहुत से डिफरेंट कंट्रीज से भी, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल की मशीनरी देखें जिसमें मेरा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट था, तो वो भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डिफरेंट कंट्रीज से आके वहाँ पर अपनी मशीनरी का डिस्प्ले लगा रहे हैं। तो मतलब
गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, आपको डिफरेंट एग्जीबिशंस पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो ट्रेड है, हम इंटरलाइनिंग प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो उसके लिए अलग एग्जीबिशन होती थी। अगर कोई होम डेकोर में चाहता था उसके लिए अलग एग्जीबिशन होती थी। तो गवर्नमेंट ने उन सबको क्यूमुलेट कर दिया ताकि हर कोई इंसान अपने जो ज़रूरत की चीज़ उस वैल्यू चेन में से उठा सके, और प्लस उसको बाकी चीज़ों की नॉलेज भी हो सके। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक कभी, मेरे को नहीं पता था कि सिल्क एग्जैक्टली कैसे बनता है। मतलब आई न्यू कि वो एक इंसेक्ट से बनता है, कोकून से, बट मेरे को उसका लाइव प्रोसेस वहाँ पर जाके देखने को मिला। तो देखा आपने? जी बिल्कुल, मैंने लाइव उनको वो देखा कि इवन की जो उसका जो कीड़ा होता है, जो इंसेक्ट है, तो वो भी अलग अलग फॉर्म्स पे कौन से कीड़े से कौन सी सिल्क बनती है, उनके नाम के डिस्प्ले के साथ वहाँ पे था। और वहाँ पे लाइव उसकी स्पिनिंग दिखा रहे थे, एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ था, उसमें वो सिल्क बनता हुआ दिखा रहे थे। तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। उसके अलावा बहुत सारे कॉटन का प्लांट कैसा होता है ऊपर, आप मतलब वो एग्जैक्ट डिस्प्ले था वहाँ पे। ये एक ऐसी एडिशनल छोटी छोटी चीज़ें थी जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी चीज़ों के बारे। बीइंग फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने भी सब कुछ नहीं देखा हुआ, बहुत कम चीज़ें होती हैं क्योंकि उतना एक्सपोजर हर जगह नहीं मिल पाता आपको। बिल्कुल। तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कोई भी इंसान अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो उसको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल सकता है। तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म था, नॉलेज हब था एक तरह से। जी बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वहाँ पे हर स्टेट के हिसाब से भी हॉल्स डिवाइडेड थे। लाइक देयर वर अराउंड 4-5 हॉल्स, जिसमें हर स्टेट ने अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन दी हुई थी जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं। ब्रो मुझे भी ले जाते। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम हम चलेंगे, आपके साथ ही चलेंगे। बहुत आपने तो दिलचस्पी पैदा कर दी, बहुत। नहीं, इट वाज अमेजिंग। कोई भी इंसान, और इंडिया में जैसे अराउंड 11 करोड़ पीपल हैं जो दोज हु आर रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, मतलब जिनकी एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल सेक्टर से जनरेट होती है। इवन कि आप अगर वैसे भी देखेंगे शहर में, तो फूड एंड टेक्सटाइल्स, किसी भी तरह का टेक्सटाइल्स, होम डेकोर, क्लोथिंग, कुछ ही, तो अब देखोगे सबसे ज़्यादा शॉप्स आपको इन्हीं चीज़ों की दिखेंगी, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो वो उन सब लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाली चीज़ है। और वहाँ पे बहुत क्राउड था, मतलब संडे वाले दिन मोदी जी आए हुए थे, तो वहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा ही क्राउड था उस दिन। जी। मोदी जी ने क्या संदेश दिया स्पेसिफिकली? मोदी जी ने बेसिकली उसमें बताया भी हमारी क्या क्या उपलब्धियां थी। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि लास्ट ईयर से हमारी जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे और लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे भारत में आके हमसे टेक्सटाइल्स की ट्रांजैक्शंस करने के लिए। बेसिकली टेक्सटाइल्स के हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, टेक्सटाइल गारमेंट्स के और कॉटन के। इंडिया एक काफी बड़ा एक्सपोर्टर है। कॉटन स्पेसिफिकली रॉ कॉटन, मतलब कपास। जी कॉटन के भी एंड कॉटन मेड प्रोडक्ट्स के भी। इंडिया जाना जाता है ज्यादा अपने नेचुरल फैब्रिक्स के लिए। और अगर मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूं तो आजकल आपने शायद आई डोंट नो सुना होगा, पर आजकल बैम्बू फैब्रिक हो गया, बैम्बू फाइबर से बना हुआ, बनाना फाइबर। ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, बनाना फाइबर्स मतलब क्या, वो उनके कपड़े बनते हैं कोई, और कुछ थैले वगैरह बनते हैं, क्या बनता है? जी बैम्बू और बनाना के। जैसे मैंने भी ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी बनाना फाइबर का पहली बार ही कुछ बना हुआ देखा। इट वाज अ ब्लेंड ऑफ बनाना एंड कॉटन। 40% बनाना फैब्रिक था और 60% कोई भी अगर फैब्रिक होता है उसमें यूजुअली या तो वो 100%, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ब्लेंड होगा तो 40-60% या 80-20 कुछ भी आप पढ़ोगे, अगर आपके भी कपड़े होंगे उस पर लेबल आप पढ़ सकते हो कि कितना ब्लेंड है उसमें, कौन सी चीज़ कितनी है। तो वो चीज़ें थी। वो बनाना फैब्रिक, उसमें बनाना फाइबर्स जो थे 40% थे, कॉटन 60%। और आप यकीन नहीं मानोगे, इवन कि मैंने एलोवेरा फैब्रिक भी देखा, एलोवेरा एंड कॉटन, रोज फैब्रिक भी देखा, रोज पेटल्स एंड कॉटन का मिक्सचर था। रोज पेटल्स और कॉटन का मिक्सचर। जी इवन की ऑरेंज पील का भी। फैब्रिक का वो था क्या, मतलब थैला था? नहीं, जस्ट कपड़ों का फैब्रिक था वो। बेसिकली एक किसी एग्जिबिटर ने लगाया हुआ था वहाँ पे। तो उसमें बच्चों के वो कपड़े बनाते हैं। तो उसमें मतलब, और मेरे को देख के यस एग्जैक्टली, मतलब आजकल हम अदरवाइज देखते हैं कि हम पॉलिएस्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एग्जैक्टली, जो कि सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं, विच आर नॉट हेल्दी for us as well as the environment also. I think they are non-biodegradable, ना? Yes, 100%. Basically तो अब जो हम जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई फिट कपड़े हम पहनते हैं तो है तो वो सिंथेटिक ही ना। इवन कि आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि एक्चुअली जो पेट बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनको रिसाइकल करके बनते हैं।
बेसिकली उनको छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते हैं, उनके फिर ग्रैनुअल बन जाता है, फिर उससे वो फिलामेंट बनाते हैं, बहुत लंबा फिलामेंट बनाते हैं, फिर उसके कपड़े बनते हैं। तो अब जितनी पेट बॉटल हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है, अच्छी है, उतने ही वो कपड़े हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। तो बस ये है इसकी बात। जी आकाश, हमारे दर्शकों को आपने थोड़ा बताया भी है, टेक्सटाइल की इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है। अगर हम हिंदुस्तान की, भारत की बात करें तो टेक्सटाइल की हमारे देश के लिए क्या इम्पोर्टेंस है बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है टेक्सटाइल्स। अगर हम देखें कि अपने आसपास आप हम एक नज़र मारें, बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि टेक्सटाइल उद्योग से जुड़ी होंगी। कर्टन्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, हमारे जो कपड़े जो हमने पहने, ब्लेजर्स वगैरह हो गए, इवन की टेक्निकल टेक्सटाइल्स भी आती हैं, जैसे कि अब पैराशूट का जो वो होता है कपड़ा होगा, फैब्रिक जिससे वो बना होता है, वो भी टेक्सटाइल्स में आएगा। आर्मी की यूनिफॉर्म्स आ गई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आ गई, एवरीथिंग। यस, एवरीथिंग। तो ये एक बहुत ही बड़ा वास्ट सेक्टर है और इससे इतने लोग जुड़े हुए हैं कि इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हम। मतलब अगर गवर्नमेंट का भी इसीलिए फोकस इसमें इतना ज़्यादा इसीलिए रहता है, इतना लार्ज स्केल पे वो टेक्सटाइल की एग्जीबिशन इसीलिए लगा रहे हैं, बिकॉज दे नो हाउ मच ऑफ रेवेन्यू वी कैन जनरेट थ्रू टेक्सटाइल्स। और इसीलिए जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बात भी की थी कि अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ का काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल सेक्टर में, और उनका 2030 का टारगेट 9 लाख करोड़ का है। वाओ। तो गवर्नमेंट के आप देखिए, अगर इतना बड़ा टारगेट है विच इज जस्ट 3 times, तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट टेक्सटाइल। ऑलमोस्ट दैट मेनी इयर्स। यस, 4-5 यस। तो मतलब इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आकाश, आप तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जुड़े हो, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही बहुत ज़्यादा है, तो क्या कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो सरकार ने हमारे लिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए लिए हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, जो मैंने चीज़ नोटिस की, जो कि मोदी जी ने अपने भाषण में भी बोली वहाँ पर भारत टेक्स पर, कि जो छोटे सेक्टर हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हो गए, हैंडलूम्स हो गए, बेसिकली जो हाथ की बुनती से बनी हुई चीज़ें, हाथ से बनी हुई चीज़ें, तो गवर्नमेंट का उन पर फोकस बहुत ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पावर लूम किसी शहर में लग जाती है, मान लीजिए वहाँ पे अभी हैंडलूम्स ही चल रही हैं, सिर्फ हाथ से ही लोग वीविंग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई पावर लूम लग जाए, वो एक पावर लूम 100 लोगों का काम कर सकती है, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना। That is what exactly happened with us 300 years back. Yes, very exactly. So that is absolutely the thing which happened. And अब अगर हमें उनको प्रमोट करना है, मीन्स जो वो लोग हैं जो कि ऐसे कोनों में बैठे हैं, ऐसे गाँव में बैठे हैं, छोटे शहरों में बैठे हैं, जिनको हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, जिनको हैंडलूम्स चलानी आती हैं, तो अब हमको उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं और ऐसे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, दोज हु आर कैश रिच पीपल हु वांट टू बाय प्रोडक्ट्स विच आर हैंडमेड। इवन कि आपने अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे, हैंडमेड स्वेटर्स, हैंडमेड क्लोथ्स, एग्जैक्टली, उनकी मार्केट बहुत ज्यादा स्तर से बढ़ रही है। द होल वर्ल्ड इज गोइंग बैक टू बेसिक्स। यस, एग्जैक्टली। अगर हम कारपेट भी देखें, जो हाथ से बना हुआ कारपेट होगा और जो मशीन से बना होगा कारपेट, कॉस्ट में बहुत डिफरेंस होगा, बट स्टिल वन वुड प्रेफर कि हम हाथ से बना हुआ लें। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट अब ये कोशिश कर रही है कि वो जो लोग छोटे छोटे गाँव में बैठे हैं उनको आगे लेके आए, उनकी जो कला का प्रदर्शन है वो हम ग्लोबल स्तर पर कर सकें। Exactly. तो ये गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है, जिसके कारण बहुत सारी स्कीम्स भी वो लेके आ रही है और कुछ टैगिंग भी कर रही है ऑथेंटिकेट करने को कि ये हैंड वूवन है, हैंडमेड है। तो इस तरह के मतलब जो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत पुश करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो पुराने आर्ट हैं ये खत्म ना हो, रैदर देन उनको और ज़्यादा वैल्यू जनरेट कर पाए उनमें से। एंड मोर ओवर दैट इज आवर स्ट्रेंथ, है ना। ये वो चीज़ हमारे पास हजारों सालों से है, जो हैंडलूम्स और हैंड वोवन प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, दैट इज आवर फोर्टे। यस, एंड वी नीड टू बीट अदर कंट्री, वी कैन बीट अदर कंट्रीज इन दैट फील्ड, वी कैन इजिली। डेफिनेटली। अदरवाइज भी आप देखिए, जो रिच कल्चर इंडिया का है, जो डिज़ाइंस यहाँ पे बनते हैं,
ऐसे ही थोड़ी हम देखते हैं जो लोग फॉरेनर्स आते हैं जो जयपुर वगैरह स्पेशली आके, हम जयपुर एक एग्जांपल है, वहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, उनको वो डिज़ाइंस बड़े पसंद आते हैं। तो ये हमारी एक हेरिटेज है कि हमारी टेंडेंसीज हैं कि हम वो इजीली बना सकते हैं, तो हमें वो प्रिजर्व करके चलना पड़ेगा और उसको इनकैश करना पड़ेगा। एक टाइम था जब वो इनकैश नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था और लोगों को लगता था कि हैंडमेड चीज़ों की कोई कदर नहीं है, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन कि जूट बैग्स भी आप देखेंगे जो कि बहुत आउटडेटेड हो गए थे एक टाइम तक, मतलब वो ऐसे था, वो इंडस्ट्री खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, बट अब आप देखिए उसका बहुत रिवाइवल हो गया है। वहाँ पर मैंने इतने एग्जिबिटर्स देखे जो इतने प्यारे जूट बैग्स वगैरह और भी जूट के प्रोडक्ट्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह हो गई, वो डिस्प्ले पे उन्होंने लगाए हुए थे एंड दे आर अर्निंग वेल, दे आर डूइंग वेल। आर्टिफिशियली ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी फेमस थी, वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड जो ऑलमोस्ट 25% वर्ल्ड ट्रेड जो इंडिया का था, ठीक है। इट वाज आर्टिफिशियली वी वर आर्टिफिशियली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड बाय सम पावर्स कि उनकी जो सामान है उनका इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर पाए। यस यस, ठीक है। और आई थिंक वो अब वो टाइम आ ਗਿਆ है कि पंजाबी कहते हैं पासा पलट रहा। जी 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 बिल्कुल, वो ਜਿਹੜਾ पलटन ਦਾ टाइम ਜਿਹੜਾ वो अभी आ चुका है। जी जी बिल्कुल आ चुका है। तो आकाश, हमारे दर्शकों को थोड़ा टेक्सटाइल, हम तो देखते हैं एक प्लांट है ना, कपास, उससे कपास से हम, या ये चलो मैं तो वूल डाली हुई है, पर कॉटन के हम कपड़े डालते हैं, वो कपास से वो कॉटन का कपड़ा कैसे बनता है, इसकी बड़ी क्यूरोसिटी है, थोड़ा बताओगे इसके कैसे होता है ये सारा कुछ? तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें, जो मोदी जी भी बात करते हैं फार्म टू फैशन, फार्म टू फैशन, या तो उनका जो पुश ही है जो भारत टेक्स के लिए है, वो बेसिकली यही है, फार्म टू फैशन एंड फॉरेन। तो क्या होगा, फार्म, एक किसी भी इंसान का एक फार्म होगा, उस पर वो कॉटन उगाएगा, कॉटन उगेगी, कॉटन का जो फाइबर होता है वो बहुत सारे फाइबर मिला के जब उनकी स्पिनिंग होती है तो एक थ्रेड बनता है। छोटे छोटे फाइबर्स को जब हम रोटेट करके उनकी स्पिनिंग करते हैं स्पिनिंग मिल्स में, तो उनका एक फाइबर बनता है, जो कि हम देखते हैं एक धागा बेसिकली बनता है। अब वो उसमें अलग अलग फाइबर्स की, जैसे कि आपने सुना होगा गीजा कॉटन वगैरह सुना होगा, तो वो अलग अलग फाइबर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ एक लंबे फाइबर्स होंगे, जनरली वो ज्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं, लॉन्ग स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल, जी जी जी, एग्जैक्टली वो ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि दोज आर इजी टू मेक एंड दोज आर इजी टू वेयर ऑल्सो, मीन्स वो उतने स्मूथ होंगे जितना छोटा फैब्रिक होगा, क्योंकि उस जितना छोटा फाइबर होगा उसके उतने आप देखोगे रेशे थोड़े थोड़े बाहर को निकलेंगे, वो पहनने में उतना स्मूथ नहीं होगा। तो इस कारण ये डिफरेंशिएशन बनती रहती है। तो वो फाइबर से बना आपका थ्रेड से फिर उसकी या तो वीविंग होगी या निटिंग होगी। जैसे निटिंग होगी, जैसे टी शर्ट्स के जो कपड़ा आप देखते हो वो निटेड होता है जनरली। वीविंग जो शर्ट्स की होते हैं कपड़ा, मतलब वीविंग हो गया जब हम थ्रेड को इस तरह, मतलब थ्रेड आपस में 90 डिग्री पर जो जी 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 वो जो क्रॉस करते हैं, जैसे जो हैंडलूम्स वगैरह में भी बनते हैं, अदर पावर लूम्स वगैरह में भी, या फिर निटेड कपड़े होते हैं। निटिंग आप जानते हैं, स्वेटर की जो निटिंग होती है उसी टाइप की और टेक्नोलॉजीज, बहुत अलग अलग टाइप की निटिंग भी होती है, तो वो निटेड कपड़े होते हैं। वहाँ से हमने जब थ्रेड की वीविंग या निटिंग कर ली, फिर उसके बाद उसके कटिंग का प्रोसेस होगा, उसका स्टिचिंग का प्रोसेस वगैरह सारा होगा, जिससे कि एक फाइबर वो आपका क्लॉथ बनेगा, क्लोथिंग आपकी बनेगी। तो वहाँ से, और वो कैसे बनेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री में जो डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, वो आपका देखते रहेंगे क्या फैशन चल रहा है, उस हिसाब से वो अलग अलग डिज़ाइनिंग करते रहेंगे। आजकल तो AI के माध्यम से भी डिज़ाइनिंग हो रही है फैशन की। वहाँ से फिर वो पहुँचेगा एंड यूज़र तक, लाइक फाइबर से आ गया फैशन तक, एंड फैशन से गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है उसको फॉरेन तक पहुँचाए। और एक और बात बताइए, अक्सर मुझे क्यूरियोसिटी रहती है इस बात की, हम जब फैशन अब की बात करते हैं तो मिलान, मैनचेस्टर, LA, ऐसे ये वर्ड जो है ये सुनने को ज़्यादा मिलते हैं। इज इट रियली सो? हम नहीं है हमारे, क्या वो हमारा उनका फैब्रिक जो है, उनका फैशन हमसे सुपीरियर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका कुछ भी सुपीरियर ऐसे वाली हम बात नहीं कर सकते। बस ये होता है कि कुछ एक वैरायटीज़ हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉटन की वैरायटी है बहुत, जिसका लंबा फाइबर है, अगर वो एक एरिया में उगती है ड्यू टू वेदर, तो वो वहीं पे उग पाएगी। बस इस कारण वो एक क्लस्टर
होते हैं जो प्रोमिनेंस में आ जाते हैं, और ऐसा नहीं हम कह सकते कि इंडिया में नहीं है। इवन भिवांडी इन महाराष्ट्र इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, वो बहुत जाना जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे क्लस्टर हैं, आपको पता होगा ईचलकरंजी, सूरत, हाँ जी, पानीपत, जो कि जाना जाता है ये कर्टन्स, बेडशीट्स वगैरह के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। लुधियाना हमारे सबसे पास ही आ गया, तो लुधियाना आप जानते हैं टी शर्ट वगैरह, वूलन, हौजरी, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लखनऊ हो गया, वाराणसी सिल्क के लिए जाना जाता है। तो बहुत सारे क्लस्टर्स हैं इंडिया में। इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज इतनी वास्ट है ना, एक ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर थोड़े किलोमीटर बाद वेदर बदल जाता है, सॉइल बदल जाती है, लैंग्वेज, यस लैंग्वेज बदल जाती हमारे है। पंजाब में देख लीजिए कितने डायलेक्ट है। जी जी जी, हर 25-30 किलोमीटर बाद पंजाबी का डायलेक्ट बदला होता है। जी जी जी। तो हर तरह के यहाँ पे फाइबर चलते हैं, डिफरेंट तरह के क्लोथिंग होगी। तो बहुत एक रिच हेरिटेज है, और हर जगह पे अलग अलग जगहों पे क्लस्टर बने, और गवर्नमेंट अब कोशिश भी कर रही है और हब्स, टेक्सटाइल हब्स बनाने की कोशिश कर रही है। और हमें वो एनस्लेव माइंडसेट से थोड़ा बाहर भी आना पड़ेगा कि लाइक जैसे उन्होंने हमारा माइंडसेट एनस्लेव किया हुआ था दैट वी आर कल्चरली सुपीरियर एंड वी मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ। आई थिंक हम काफ़ी बाहर आ चुके हैं, हमारी जनरेशन खासकर बाहर आ चुकी है, और 100% आ चुकी है, और हम वो माइंडसेट उससे बाहर आ चुके हैं। और अगर हमें लगता था कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसा टेक्सटाइल्स का स्कोप नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो मैं आग्रह करूंगा अगले साल जब भारत टैक्स लगेगा तो आप सब होके आइए। उसमें आप देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। कुछ एक शायद आईआईटी का था, उन्होंने एक आईआईटी का स्टॉल था वहाँ पे, जब टेक्निकल टेक्सटाइल्स में उन्होंने बहुत लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई थी। लाइट वेट बुलेट प्रूफ, और बुलेट प्रूफ तो बहुत भारी 20-20 किलो का भार होता है। जी जी जी, उसको उन्होंने लाइट वेट करने की कोशिश की थी। तो और इवन की जब मैं कंपैरिजन में देख रहा था दोनों जैकेट्स में, बहुत ज्यादा फर्क था उन दोनों में। एक जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है, और एक वो जो हमारे आईआईटी में जी जी, वहाँ पे जैसे डिस्प्ले में थी। ओके, तो ये मतलब अब हम किसी भी तरह से पीछे नहीं है। जो स्पेस सूट्स वगैरह बनते हैं उसके फैब्रिक्स मैंने देखे, पैराशूट्स के फैब्रिक देखे, और एयरप्लेन्स में जो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे उनकी होगी, बट उसका भी एक एग्जिबिटर था वहाँ पे। तो मतलब अब हम किसी भी तरह से पीछे नहीं है। हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनरी है जो वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज बना रही है, हम भी उसके कंपटीशन में वैसे ही बना रहे हैं। विकसित भारत का सपना लगता है उसके लिए 2047 तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा। हम इतना कपड़ा डालते हैं, ठीक है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज भी करते रहते हैं। अगर हम जनरली अपनी जनरेशन की बात कर लें तो खासकर, तो वो वेस्ट अक्सर दिमाग में आता है कि वो कपड़ा जाता कहाँ पर है, वो उसका क्या उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, या ऐसी कोई एजेंसी है कोई जो उसको लेकर जाता है, क्या उसका होता है क्या, और क्या इन्वायरमेंट के लिए उसके नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है। ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होंगे, तो क्या हो सकता, क्या है। बिल्कुल, जैसे जैसे टेक्सटाइल्स में भारत आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, ये जो टेक्सटाइल्स की वेस्टेज है ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। उसका रीज़न ये है, आपको एक छोटा सा वैसे बताता हूँ, एक मैंने डेटा कहीं पढ़ा था, कहते हैं कि यूएस में एक इंसान अप्रॉक्सीमेटली साल में 30 kg टेक्सटाइल्स का वेस्ट जनरेट करता है। हाउ मच ब्रो? 36 kg। 36 kg एक साल में टेक्सटाइल का वेस्ट, जो ये कपड़े हमने डाले हुए हैं, जो वो क्लोथ्स हैं वो डिस्कार्ड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 36 kg। तो पर हेड अगर हम लगाएं, और मेरे को इंडिया का उसमें डेटा नहीं पता, बट इंडिया में अगर हम देखें, अदरवाइज अब कुछ एक मतलब अब जैसे जैसे हम थोड़े विकसित हो रहे हैं तो कुछ एक लोगों की आदतें खराब भी हो रही हैं। तो जैसे हम बड़े शहरों में देखें, लोग थोड़ा सा फैशन में, क्योंकि ये फास्ट फैशन का दौर आ गया है। जो पहले अगर साल में 4 सीजन होते थे क्लोथ, जो इनके शोरूम्स में ये सारा रिफ्रेश होने के जो डिजाइन या ये रिफ्रेश होने के, वो अब साल में 11 से 12 बार होता है, ऑलमोस्ट अ मंथ। जी जी जी, क्योंकि फास्ट फैशन का दौर आ गया है। कोई भी आजकल एआई ऐसे डिज़ाइन जनरेट कर देगा, कुछ भी डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा। मशीन्स इतनी सोफिस्टिकेटेड आ गई हैं कि वो उसको डिज़ाइन से फाइनल फैशन तक पहुंचने में 2-3 दिन भी नहीं लगते, इतना फास्ट हो चुका है। तो उस कारण क्या है, बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। और इसमें क्या है, इसको
स्पेशली सबसे जो दिक्कत वाली बात वो ये है कि 200 साल से ज़्यादा लग जाते हैं टेक्सटाइल्स के वेस्ट को डीकम्पोज होने में। 200 इयर्स टेक्सटाइल के वेस्ट को डिकम्पोज होने के लिए 200 इयर्स लगते जी हैं। 200 साल। और वो अगर नेचुरल फैब्रिक्स का इट इज होगा एज तो बैड एज प्लास्टिक्स है ना। प्लास्टिक चलो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स है, ये भी कम नहीं। फिर तो जो फैब्रिक सिंथेटिक फैब्रिक्स है उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ नेचुरल फैब्रिक्स का, जैसे कि कॉटन हो गए। मतलब इनके कुछ एक तरीके हैं, इनको रीयूज किया जा सकता है, जो कि इंडिया में तो मैं फिर भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपने भी, मतलब हम सब यही करते हैं कि हम कपड़े डोनेट कर देते हैं जब वो पुराने हो जाते हैं, या उसका साफ करने वाला कुछ वो बना लेंगे। पुराने टाइम में तो उसकी दरिया वगैरह बन जाती होती थी कपड़ों की। तो इंडिया में फिर भी ये चीज़ें, जो छोटे शहर हैं स्पेशली, वहाँ पे ये चीज़ें फिर भी हैं कि वेस्ट थोड़ा सा कम जनरेट होता है। बट स्टिल जिस स्केल से हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है टेक्सटाइल्स की, ये फैब्रिक्स की, तो हमें इसकी डेफिनेटली हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे से आगे कि जितना हमारी ज़रूरत का है हम उतना खरीदें। सिर्फ फैशन में ये नहीं कि हमने ऑनलाइन देख लिया यार ये तो नया डिज़ाइन आ गया, अब ये भी पहन लेते हैं, ये भी मंगा लो, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया। तो हमें अपनी भी आदतें थोड़ी सुधारनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जैसे कॉटन वगैरह होगी, इनकी ये कंपोस्ट पिट में अगर इनको डालें जो प्योर कॉटन वेस्ट है, तो वो डिकम्पोज हो जाती है इजीली, तो वो बेनिफिशियल भी हो सकती है। सेग्रीगेशन इज आल्सो अ चैलेंज ना। यस, कि कॉटन बेस क्या है, ब्लेंड क्या है। हाँ, सेग्रीगेशन एक बड़ा चैलेंज है। और वो बेसिकली क्योंकि अब आजकल प्लास्टिक या पॉलिएस्टर हर चीज में पेनिट्रेट कर चुका है, तो वो तो एक मेजर इशू बन चुका है। मतलब कल आप बता रहे थे एक माइक्रो फाइबर्स के बारे में भी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ बता रहे थे। जी बेसिकली क्या होता है, मतलब अगर आपने कहीं कुछ एक रिसर्च पेपर्स ऐसे भी आए हैं कि जो बताते हैं, जैसे अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहने, जो भी हमारी स्किन से टच होगा, माइक्रो फाइबर्स हमारी बॉडी में उसमें एंटर कर जाते हैं हमारी स्किन में। अदरवाइज भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्वेटर पहना, ठीक है, अगर उसमें कुछ पॉलिएस्टर कंटेंट है, कुछ आपने पहना है, छोटे छोटे, अगर आपने धूप में देखा होगा थोड़े थोड़े रेशे कुछ आपको उड़ते दिखते हैं कभी, अगर आप कुछ कपड़ा झाड़ो, तो वो क्या, वो माइक्रो फाइबर्स हो गए। तो वो आपकी बॉडी में आप किसी ना किसी तरह इंजेस्ट कर सकते हो, आपके खाने पे गिर सकते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट, हाँ जी, आप ब्रीथ इन कर सकते हो, खाने पे गिरे तो आप वो साथ में इंजेस्ट कर जाओगे, तो वो इवेंचुअली आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं। बहुत सारा तो बॉडी एक्सक्रीट कर देगी, बट वो आपकी बॉडी में भी पेनिट्रेट करते हैं। और आगे से आगे रिसर्चेस ये बता भी रही हैं कि ह्यूमन बॉडीज में प्लास्टिक की माइक्रो बिल्कुल पार्टिकल्स अब मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये मतलब सिंथेटिक फाइबर्स आर अदरवाइज ऑल्सो नॉट गुड। आई थिंक हमें, जो हम नेचुरल फाइबर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें और ज़्यादा उस तरफ जाना चाहिए, रेदर देन ये एथलेटिक वेयर हो गए, ड्राई फिट हो गए। वो देखने में तो बहुत कूल लगते हैं, बट दोज आर नॉट कूल फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए अच्छे नहीं है वो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल की तरफ ज़्यादा जाएं, उससे इन्वायरमेंट को बेनिफिट दे सकेंगे अगर हम उनको अच्छे से एंड यूज़ उनका हम अच्छे से करते हैं। प्लस अगर मान लीजिए वो हमने फेंक भी दिए, तो 200 साल बाद भी वो डिकम्पोज हो गए, उतना नुकसान नहीं करेंगे जो एक पॉलिएस्टर फैब्रिक करेगा। पॉलिएस्टर फैब्रिक एनवायरनमेंट को इतना नुकसान करता है, बॉडी को कितना करेगा? जी, और बॉडी में रह जाए तो 100% करता है। इसीलिए आप देखेंगे नई से नई रिसर्चेस आ रही हैं लगातार। मतलब मेरा कुछ इंटरेस्ट होता है तो मैं बीच में पढ़ता भी रहता हूँ उनके जैसे समरीज वगैरह, तो वो यही बताते हैं कि माइक्रो फाइबर्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वॉट एवर इज देयर ऑन आवर बॉडी इट गोज इनसाइड। इसलिए हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए द क्लोथ्स विच आर डायरेक्ट टच विद देयर बॉडी, वो हम नेचुरल फैब्रिक्स के पहने। अच्छा, एक बात था ना, आपने MBA की है जी, जब आप फील्ड पर काम करते हो, क्या वो किताबें काम आती है? वो एक्चुअली ये एक बहुत वो बड़ा सा टॉपिक हो जाएगा। काम वी बिलोंग टू सेम यूनिवर्सिटी, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी, दैट इज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी, है ना? जी, डेफिनेटली द बेस्ट इयर्स ऑफ प्रोबब्ली द बेस्ट इयर्स ऑफ आवर लाइव्स। या बट और मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब जो, क्योंकि आजकल थोड़ा हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इस तरह की है कि हम बस किताबों के हिसाब से ही पढ़ते रहते हैं, वो प्रैक्टिकल क्या होगा वो कम पढ़ते हैं उतना। एक्चुअली अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि मैं इस सेक्टर के साथ जुड़ा हूँ, मैं खुद अध्यापक हूँ। जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया यही लिया है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उसके थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल हम जोड़ रहे हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी। ये नहीं कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मेरा मन करता था मैथ्स पढ़ने को, बट मैं नहीं पढ़ पाया। मैथ्स यूज्ड टू माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो बट अब जो मल्टी डिसिप्लिनरी
स्टडीज़ पर जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है उसके फिजिक्स भी पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ साथ वो कॉमर्स भी पढ़ सकता है। हम कर रहे हैं वो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। बट ठीक है, अब हम एक्सपीरियंस से लर्न करें। अब ऐसे से जो गवर्नमेंट मौके दे रही है कि एग्जीबिशंस लगा के, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही है। एग्जैक्टली बदल रहा है भारत। जी जी जी, बदल रहा है डेफिनेटली एंड वी कैन सी दैट। आकाश, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस, एनलाइटनिंग आवर ऑडियंस। मुझे उम्मीद है कि हमें, हमारी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।